सन 4028 ईडी में दुनिया के बच्चे इंसान के आखिरी गांव को बहुत ही खतरनाक और बहुत ही खूंखार म्यूटेंट घेर लेते हैं, जो कि उस गांव में बच्चे आखिरी ह्यूमन सर्वाइवर्स को पूरी तरह से खत्म करने के बाद धरती के इस आखिरी टुकड़े को भी अपने कब्जे में लेना चाहते थे। और कहीं ना कहीं उनके अटैक करने का सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि इस गांव में मौजूद लोगों ने अनजाने में दुनिया भर में मौजूद सभी के सभी म्यूटेंट की लीडर को अपना बंदी बना लिया था। अब उस फीमेल म्यूटेंट के लीडर होने की सच्चाई के बारे में जानने के बाद तो उस गांव की साइंटिस्ट मेगन के भी पूरी तरह से होश उड़ चुके थे। और साथ ही वहां पर मौजूद इकलौते डॉक्टर थियो को तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब उन्हें उस गांव को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। अब वैसे ये इस कहानी के सेकंड सीजन का सेकंड पार्ट है, जो कि इस पूरी की पूरी सीरीज का आखिरी पार्ट भी होने वाला है। और इस सीरीज के बाकी के सारे पार्ट को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, जिसका लिंक आपको हर बार की तरह पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, अब जैसा कि डॉक्टर थियो तो ये बात जानने के बाद बहुत ज्यादा डर चुका था, इसलिए वो अपने गांव को म्यूटेंट के अटैक से बचाने के लिए उस म्यूटेंट के साथ एक शांति समझौता करने का डिसाइड करता है। मगर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि शांति समझौता करने के लिए पहले उसे उस म्यूटेंट की लीडर को अपने साथ कम्युनिकेट करना सिखाना पड़ेगा। इसके लिए तब वो कुछ कार्ड्स का सहारा लेकर उस म्यूटेंट की लीडर को उन कार्ड्स के बारे में बताने लगता है, जिनके बारे में जानते हुए उन्हें सही गेस करने पर म्यूटेंट लीडर को फूड मिलने वाला था। और अगर वो कार्ड्स को सही से गैस नहीं कर पाती तो थियो वापस से उन कार्ड्स के बारे में उसे अच्छे से समझाता। तब वो म्यूटेंट लीडर भी तुरंत ही इस पर मानते हुए इस चीज में पार्टिसिपेट करती है। और फिर सिर्फ कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद थियो उसे उन कार्ड्स के जरिए कम्युनिकेट करना सिखा देता है, जिससे कहीं ना कहीं थियो को ये बात तो कंफर्म हो गई थी कि वो सारे के सारे म्यूटेंट असल में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और उनका दिमाग इंसानों से भी परे है। लेकिन मेगन तो इस बात को मानने से साफ इनकार कर देती है और अभी भी वो किसी भी हालत में इन भद्दे जानवरों के साथ किसी भी तरह का सौदा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि डॉक्टर जेंकिंस के हिसाब से ये सारे के सारे भद्दे जानवर इंसानियत के लिए खतरा थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो तुरंत ही वहाँ पर जेसन को बुला देती है। और जेसन वहाँ के हालात को देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था, क्योंकि वो खुद भी इन म्यूटेंट के साथ किसी भी हालत में सौदा नहीं करना चाहता था। मगर थियो तब उसको जैसे तैसे समझाते हुए उससे म्यूटेंट के लीडर की हरकतों को नोटिस करने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो म्यूटेंट लीडर के साथ कार्ड गेम खेलते हुए उससे काफी सारी चीजों के बारे में जानने लग गया था और वो म्यूटेंट लीडर भी उसे सारी चीजें बता रही थी। मगर जेसन को ये उसी तरह से लग रहा था जैसे कि खाना पाने के लिए कोई भी जानवर काफी सारी ट्रिक को करना सीख जाता है, और उसके हिसाब से भी इसीलिए ये म्यूटेंट बस फ्री होने के लिए इस तरह का ड्रामा कर रही थी। मगर थियो अभी भी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उस लीडर के सामने एक कार्ड को शेक करता है, जिसका मतलब कि वो उसके साथ फ्रेंडशिप करके एक शांति समझौता करना चाहता था। और तब लीडर भी उसकी बात को समझते हुए तुरंत ही इस पर मान भी गई थी। इसीलिए तब थियो कुछ सोचते हुए उसके सामने ही उसके केज का पासवर्ड डालकर उस केज को ओपन कर देता है, और बाद में जाकर उसने एक मेल म्यूटेंट के केज को भी ओपन कर दिया था, जो कि जल्दी ही थियो के ऊपर अटैक करने वाला था। मगर जैसा कि म्यूटेंट की लीडर भी थियो के साथ शांति समझौता करने के लिए मान गई थी, इसीलिए वो ऑर्डर देकर तुरंत ही उस मेल म्यूटेंट को रोक देती है, जिससे थियो को सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। मगर जेसन को तो अभी के लिए भी ये सारी की सारी चीजें पूरी तरह से बकवास लग रही थी, इसीलिए वो तुरंत ही अपनी गन को निकालकर वहां पर मौजूद बहुत सारे म्यूटेंट को मौत के घाट उतार देता है। मगर उसके म्यूटेंट के लीडर को जान से मारने से पहले ही थियो ने उसकी गन को जैसे तैसे उससे छीन लिया था, जिस दौरान कैरी भी थियो की मदद करते हुए जेसन को समझाने लग गई थी। और तब उसकी बातों को सुनने के बाद जेसन तो अभी के लिए जैसे तैसे शांत हो गया था। मगर टाउन का लीडर होने के नाते वो अपना आखिरी फैसला यही सुना कर जाता है कि वो किसी भी हालत में उन भद्दे जानवरों के साथ कोई भी समझौता नहीं करना चाहता। खैर, जेसन के वहां से जाने के बाद मेगन वापस से उस म्यूटेंट लीडर का मजाक बनाने लग गई थी, जो चीज देखकर थियो को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो खुद भी काफी ज्यादा परेशान होते हुए लैब में से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेसन अभी के लिए उन म्यूटेंट के बारे में जानने के लिए सीजे के पास आया था, क्योंकि सीजे ही वहां पर मौजूद सभी लोगों में से ऐसा इंसान था जो कि 2000 साल पहले हाइबरनेशन में जाने के बाद हर 20 साल में उठकर यहाँ पर मौजूद चीजों का जायजा लेता था। और उसने ही 2000 साल बाद अर्थ के एनवायरनमेंट को पूरी तरह से सही होता देखकर डॉक्टर जेंकिंस के प्लान के अकॉर्डिंग डॉक्टर जेंकिंस और बाकी सारे टीम मेंबर्स को जगा दिया था। कहते वो शुरू से इन सब चीजों के बारे में बताना चालू करता है कि सन 2000 में डॉक्टर जेंकिंस के प्लान में शामिल होने के बाद वो खुद भी हाइबरनेशन में चला गया था, और बाद में हर 20 साल बाद जाकर वो न्यूज और साथ ही बाकी सारी चीजों की मदद से आसपास की सिचुएशन का जायजा लेता था, जिसमें धीरे धीरे अर्थ पर मौजूद सारी कंट्रीज आपस में लड़कर खत्म होने लगी थी और बहुत सारे नए वायरस की वजह से इन्फेक्ट होकर ह्यूमन पूरी तरह से खत्म हो गए थे। अर्थ का वातावरण भी उस टाइम पर काफी ज्यादा बिगड़ चुका था, जिस वजह से ह्यूमंस का वहां पर पूरी तरह से सरवाइव कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इसीलिए इन 2000 सालों में हर 20 साल बाद जगकर सीजे आसपास के एनवायरनमेंट को सही से देखता था, जिस दौरान उसे शुरुआत के 400 सालों तक इक्का दुक्का इंसान दिख भी जाते थे, पर ताकि उनके प्लान के बारे में आगे चलकर उनके सामने कुछ भी रिवील ना हो तो मजबूरन सीजे को ही उन्हें जान से मारना पड़ता था।
मगर 400 सालों के बाद उसे पूरी तरह से इंसान दिखना बंद हो गए थे। और फिर 2000 सालों बाद जब अर्थ का एनवायरनमेंट पूरी तरह से हील कर गया तो उसने डॉक्टर जेंकिंस के प्लान के अकॉर्डिंग डॉक्टर जेंकिंस और वे वुडपाइन के कोर टीम मेंबर के साथ साथ वे वुडपाइन के बिल्डर्स को भी सन 4014 में जगा दिया। खैर उस समय पर इतने समय बाद बाहर जाने की वजह से डॉक्टर जेंकिंस भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और बाहर जाने के बाद ही उन्हें सबसे पहले वे वुडपाइन की जगह पर बहुत सारे म्यूटेंट दिखाई दिए थे। अब वैसे तो सीजे के हिसाब से वो म्यूटेंट असल में एक तरह से जानवर ही थे जिनसे कहीं ना कहीं उन लोगों को बिल्कुल भी खतरा नहीं था, मगर डॉक्टर जेंकिंस इस तरह के भद्दे जानवरों को किसी भी हालत में अपने एरिया में नहीं चाहता था। इसी वजह से उसने ऑर्डर देकर तुरंत ही वहां पर मौजूद सारे के सारे एरिया को म्यूटेंट फ्री कर दिया था, जिसमें उसकी टीम ने ज्यादातर म्यूटेंट्स को जान से मारने के बाद बाकी सारे म्यूटेंट को उस एरिया से भगाकर वहां पर वे वुडपाइन को बनाना चालू कर दिया था। और इसीलिए म्यूटेंट बार बार उनके ऊपर अटैक करके उन्हें जान से मारने की कोशिश करते थे ताकि वो अपने खोए हुए लैंड को वापस से पा सकें। खैर उस समय पर भी गांव के बसने के बाद सभी लोगों को इस जगह की सच्चाई के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जहां पर सारी चीजें पूरी तरह से सेटल होने के बाद मेगन ने सीजे के साथ ये चीज डिसाइड करी थी कि वो गांव वालों को इस जगह के बारे में सारी सच्चाई बता देंगे, मगर सीजे के हिसाब से वहां पर मौजूद कोई भी इंसान इस लायक नहीं था कि वो इस गांव की सच्चाई को पूरी तरह से झेल जाए। पर क्योंकि ये बात भी असल में डॉक्टर जेंकिंस का ही एक ऑर्डर थी, इसीलिए मेगन उसको किसी भी हालत में फॉलो करना चाहती थी। लेकिन उसी रात गांव वालों के ऊपर बहुत सारे म्यूटेंट्स ने हमला करके वहां पर मौजूद एक एक इंसान को खत्म कर दिया था। उस दौरान सिर्फ डॉक्टर जेंकिंस और डॉक्टर जेंकिंस के हेडक्वार्टर में बचे लोग ही जिंदा बचे थे। और तभी डॉक्टर जेंकिंस ने डिसाइड करा था कि सबसे पहले तो वो गांव के चारों तरफ एक आइसोलेशन वॉल बनाएगा और बाद में लोगों को कायरो स्लीप से जगाने के बाद इस जगह की सच्चाई के बारे में कभी भी नहीं बताएगा। फिर उसके कुछ दिनों बाद ही वे वुडपाइन को वापस से बना तो लिया जाता है, मगर उसके बाद से चीजें वैसे ही चल रही थी जैसा कि हम लोग इस कहानी की शुरुआत से देखते आए थे। खैर प्रेजेंट टाइम में सीजे ये सारी की सारी चीजें बताने के बाद वहां पर से चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ मेगन जब लैब में मौजूद थी तभी अचानक से उसे चक्कर आते हैं और जैसे ही वो अपने पैरालाइज पैर की तरफ देखती है तो उसके पैर में से उसे बहुत सारा खून निकलता हुआ दिखाई देता है। असल में जैसा कि थियो ने उस म्यूटेंट लीडर के सामने उसके केज का पासवर्ड डाला था तो उस समय पर उस म्यूटेंट लीडर ने उस पासवर्ड को याद कर लिया था और बाद में सबके वहां पर से जाने के बाद वो केज से बाहर आकर चुपके से मेगन के पैर के ऊपर अटैक भी कर चुकी थी। अब मेगन को ये सारी चीजें समझ में आने पर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, मगर तभी अचानक से उसके सामने उस फीमेल म्यूटेंट लीडर ने आकर उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया था। खैर अब इसके थोड़ी देर बाद थियो के वापस से लैब में आने पर जैसे ही उसे इन सब चीजों के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही अलार्म बजाकर वहां पर जेसन और उसके साथियों को बुला लेता है, जो कि सारी सच्चाई जानने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आकर आसपास मौजूद सभी जगह पर उस फीमेल लीडर को ढूंढने लग गए थे। मगर वो फीमेल म्यूटेंट तो असल में वहां पर से बहुत ही पहले निकल चुकी थी, जो कि पेड़ों पर जैसे तैसे बांदरों की तरह छलांग मारते हुए इधर उधर झूल रही थी और साथ ही अब उसे इस चीज की तलाश थी कि वो किसी तरह से गांव में मौजूद कुछ लोगों को जान से मारने के बाद अपने साथियों की मौत का बदला ले सके। वहीं थियो जेसन से बात करते हुए जैसे तैसे उसको याद दिलाता है कि सबसे पहले उसे टाउन के लोगों की सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए, जिसके बारे में याद आते ही जेसन ने टाउन में मौजूद सभी के सभी अलार्म्स को पूरी तरह से बजवा दिया था, जिससे गांव में मौजूद कुछ सोल्जर सभी लोगों को अपने साथ किसी सेफ प्लेस पर लेकर जाने लगते हैं। और उसी दौरान उन्होंने साथ के साथ कुछ बच्चों को भी अपनी टीम में मिला लिया था ताकि म्यूटेंट से लड़ाई करने में वो उन लोगों की मदद कर सकें। अभी तक आइसोलेशन वॉल के बाहर भी हजारों की तादाद में म्यूटेंट आकर खड़े हो गए थे, मगर उसके बावजूद भी अभी तक उन लोगों ने हमला नहीं करा होता, क्योंकि उनके हिसाब से उनके हमला करने की वजह से इंसान उनकी लीडर को नुकसान पहुंचा सकते थे। शहर में भी अभी पूरी तरह से भगदड़ मच चुकी थी, जिस दौरान स्कूल में मौजूद सारे के सारे स्टूडेंट अपने स्कूल में ही जाकर छुप गए थे और गांव में मौजूद लोग भी अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से जल्दी अपने घरों में जा रहे थे। खैर अभी तक वो फीमेल म्यूटेंट की लीडर टाउन तक आ गई होती है, जहां पर आने के बाद उसने एक सोल्जर को जान से मार दिया था और उसको अपने साथ सीधा पाइन फॉरेस्ट की तरफ ले गई थी। लेकिन उसकी बॉडी को वहां पर रखने के बाद वो एक बार वापस से टाउन में आकर हाहाकार मचाने लगती है, जिस दौरान सभी सोल्जर ने उसको देखकर उसके ऊपर अंधाधुंध फायर करना भी चालू कर दिया था। मगर उस म्यूटेंट की स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो सोल्जर उसको एक गोली तक नहीं मार पाते। खैर अभी के लिए गांव में इस तरह की हरकतें देखकर सैंडा और उसका ग्रुप एक बार वापस से एक्टिव हो जाता है। उनका प्लान यही था कि वो किसी भी हालत में गांव को भी फ्री करवा कर रहेंगे। तब रेबिका भी उनका इन सब चीजों में साथ देने का डिसाइड करती है और उसके हिसाब से गांव में मौजूद एक सीवर लाइन की मदद से वो म्यूटेंट बाहर की तरफ भाग सकती थी। इसीलिए सबसे पहले तो जैसे तैसे उन्हें उस म्यूटेंट को पकड़ना पड़ेगा, जिसके बाद ही वो वहां पर मौजूद पूरी की पूरी आर्मी से लड़ाई करके इस गांव को फ्री करवा सकते थे।
लेकिन काफी समय हो जाने की वजह से रेबेका को सीवर लाइन की लोकेशन के बारे में प्रॉपर अंदाजा नहीं होता। इसीलिए वो जेसन के ऑफिस में जाकर टाउन के असली ब्लूप्रिंट को लाने का फैसला करती है, जिस दौरान जेंडार ने उसको बहुत ही ज्यादा संभल कर जाने को कहा था, क्योंकि रेबेका असल में अभी के लिए प्रेग्नेंट थी। तब रेबेका भी उसकी बात को मान जाती है, जिसके बाद जेंडार अपनी टीम के साथ वहां पर से रैंडमली म्यूटेंट को ढूंढने के लिए निकल गया था और रेबेका सीधा वहां पर से जेसन के ऑफिस की तरफ जाने लग गई थी। मगर रेबेका के थोड़ा सा दूर जाते ही अचानक से उसके सामने वो फीमेल म्यूटेंट आ जाती है, जो कि वैसे तो उसको जान से मारने वाली थी। मगर जैसे ही उसे इस बात का अंदाजा लगता है कि रेबेका असल में प्रेग्नेंट है, तो वो कुछ सोचते हुए तुरंत ही रुक जाती है। मगर उतने में ही पीछे से जेंडार आकर उस फीमेल म्यूटेंट के हाथ पर शूट कर देता है और तब फीमेल म्यूटेंट भी गुस्से में दर्द से कराहते हुए वहां पर से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ म्यूटेंट के लीडर को ढूंढने के लिए थियो ने भी एडम के साथ टीम अप कर लिया होता है और वो जंगल में मौजूद खून के निशान का पीछा करते हुए सीधा एक सोल्जर की डेड बॉडी के पास पहुंच जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उन्हें ये बात तो समझ आ गई थी कि वो म्यूटेंट असल में बहुत ज्यादा चालाक है। असल में उसने उस सोल्जर की डेड बॉडी को वहां पर जानबूझकर रखा था ताकि उसकी डेड बॉडी को देखकर सभी सोल्जर को ऐसा ही लगे जैसे कि वो भी उसी डायरेक्शन में गई होगी, जबकि वो तो असल में उस जगह पर से किसी और ही दिशा में चली गई थी। तब थियो और साथी एडम अलग अलग दिशा में जाकर उस फीमेल म्यूटेंट को ढूंढने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में उस फीमेल म्यूटेंट के गांव में आने के राज के बारे में भी पता करना था, क्योंकि अब वो जल्दी उस जगह के राज के बारे में पता नहीं करते तो आगे चलकर उसी रास्ते से सैकड़ों म्यूटेंट गांव में आकर गांव के लोगों को मौत के घाट उतार सकते थे। वहीं दूसरी तरफ अब तक रेबेका और साथी जेंडार भी जेसन के ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जहां पर मौजूद टाउन के असली ब्लूप्रिंट को देखने के बाद रेबेका को याद आ गया था कि असल में उस सीवर लाइन की लोकेशन कहां पर है, और उसके हिसाब से उस सीवर लाइन की लोकेशन के नीचे ही एक टनल को देख करके वो फीमेल म्यूटेंट जरूर ही गांव के अंदर आई होगी और उसके जमीन के नीचे से आने की वजह से वो किसी भी सीसीटीवी कैमरा में भी कैप्चर नहीं हुई थी। अब इस बारे में रेबेका पूरी तरह से सही होती है, क्योंकि वो फीमेल म्यूटेंट अभी काफी ज्यादा घायल होने की वजह से सीधा उस सीवर लाइन की तरफ भागने लग गई थी। मगर तभी अचानक से वहां पर एडम पहुंचकर तुरंत ही उसको गन पॉइंट पर ले लेता है। मगर जैसे ही वो फीमेल म्यूटेंट के हाल को इतना ज्यादा बुरा देखता है तो वो उसको शूट ना करके तुरंत ही उसे वहां पर से भागने की परमिशन देता है और अब वो उस फीमेल म्यूटेंट के पीछे जाते जाते जल्दी ही उस सीवर लाइन के दूसरी तरफ निकल गया था। वो जगह असल में आइसोलेशन वॉल के बाहर थी, वहां पर बहुत सारे म्यूटेंट खड़े हुए थे। तब एडम को देखने के बाद वो सारे म्यूटेंट उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, पर जैसा कि एडम ने उस फीमेल म्यूटेंट की जान को बख्शा था, इसीलिए वो जोर से अपने सभी साथियों के ऊपर चिल्लाकर उन्हें एडम के ऊपर अटैक करने से साफ मना कर देती है। पर अभी के लिए उसकी हालत भी बहुत ही बुरी तरह से खराब थी, इसीलिए वो अपनी जगह पर आने के बाद भी बहुत ज्यादा वीक होकर जमीन पर गिरने वाली होती है। मगर तभी उसके पास बहुत सारे म्यूटेंट पहुंचकर उसका इलाज करना चालू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेबेका जेंडार, जेसन के बहुत सारे साथियों के साथ सीधा उस सीवर लाइन के पास आ गई थी, जहां पर आने के बाद जैसे ही जेसन वहां पर एडम के वेपन को पड़ा हुआ देखता है, वैसे ही वो इस बात को समझ जाता है कि वो फीमेल म्यूटेंट पक्का ही वहां पर से बाहर निकली होगी। तभी अचानक से टनल के अंदर से ही उन्हें बहुत सारे म्यूटेंट की गुर्राने की आवाज आने लगती है, जिसको सुनते ही जेसन के साथियों ने उस सीवर लाइन के अंदर बहुत सारे ग्रेनेड को डालना चालू कर दिया था। मगर असल में वहां पर कोई म्यूटेंट थे ही नहीं। धीरे धीरे जेसन को सर्विलेंस सिस्टम से ये बात भी समझ आ रही थी कि आइसोलेशन वॉल के बाहर म्यूटेंट की तादाद धीरे धीरे और भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, और अगर धोखे से वो सारे के सारे मिलकर गांव के ऊपर अटैक कर देते तो गांव को बचा पाना तो किसी के भी हाथ में नहीं था। इसीलिए वो इस बारे में कैरी से बातें हुए उसे अपने साथ एक सीक्रेट बंकर में लेकर आता है, जो कि चारों तरफ से बहुत ही मोटी मोटी वॉल से घिरा हुआ था और साथ ही वहां पर एक हीटिंग एलिमेंट भी लगा था ताकि वहां पर उन लोगों को ज्यादा सर्दी ना लगे। असल में अब जेसन का प्लान यही होता है कि अगर वो सारे के सारे म्यूटेंट अचानक से गांव के ऊपर हमला करके वहां पर मौजूद सभी लोगों को मौत के घाट उतार देंगे तो उस समय पर जेसन कैरी के साथ यहां पर आकर प्रोपागेट करेगा ताकि आगे चलकर वो ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचा पाए। लेकिन तब कैरी उसके सामने एक बहुत ही बड़ी सच्चाई को रिवील करती है कि जब म्यूटेंट ने उसके ऊपर अटैक करके उसकी जान को जोखिम में डाला था और उस समय पर थियो ने उसकी सर्जरी करते हुए जैसे तैसे उसको मौत के मुंह से बाहर निकाला था, तो उस समय पर उसको पूरी तरह से सही करने के लिए थियो को उसकी बच्चेदानी को भी निकालना पड़ा था, जिसकी वजह से अब वो मां नहीं बन सकती थी। और उस समय पर डर के मारे जेसन को कैरी ने ये बात नहीं बताई थी। अब ये बात जानने के बाद जेसन को सच में बहुत ज्यादा बुरा लगता है, पर सच में वो कैरी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए तब वो ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए किसी दूसरे प्लान के बारे में सोचने लगता है। खैर इसके थोड़ी देर बाद सर्वेलेंस सिस्टम को देखकर कैरी को लग रहा था कि शायद उन म्यूटेंट के लीडर के मरने के बाद वो कभी भी उन लोगों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे
मगर जेसन कहीं ना कहीं इस बात को समझ चुका होता है कि वो म्यूटेंट अपने लीडर के मरने के बाद एक नए लीडर को चुन लेंगे। जैसा कि कुछ समय पहले उन लोगों ने उनकी एक टनल को बर्बाद करा था, तो उसके थोड़ी देर बाद ही उन म्यूटेंट ने दूसरी टनल को खोदना चालू कर दिया था। इसीलिए तब वो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने के बाद सीजे को ऑर्डर देते हुए जल्दी से डॉक्टर थियो और साथ ही सैंडार को बुलाने को बोलता है। इसीलिए तब सीजे तो वहां पर से तुरंत निकल गया था और दूसरी तरफ थियो अभी के लिए खुद भी सैंडार के पास ही आया होता है, क्योंकि अब वो खुद भी जेसन के किसी भी ऑर्डर को ना मानकर सैंडार के साथ मिलकर गांव को पूरी तरह से फ्री करवाना चाहता था। अब शुरुआत में तो सैंडार को ये सारी चीजें करने में बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, मगर बाद में वो थियो का साथ देने के लिए माना ही था कि उतने में ही वहां पर सीजे आकर थियो को अपने साथ जेसन के पास चलने को बोलता है। असल में जेसन ने पूरी तरह से ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए एक नए तरीके के बारे में सोचा था कि वो गांव में मौजूद सभी लोगों को किसी तरह से हाइबरनेशन में डाल देगा और फिर कुछ सालों तक लगातार हाइबरनेशन में रहने के बाद वो लोग एक बार फिर से उठकर ह्यूमैनिटी को बसाना चालू करेंगे। अब ये बात सुनने के बाद वैसे तो गांव के लोग सच में बहुत ज्यादा डर गए थे, मगर जैसे तैसे सीजे उन सभी लोगों को काम करते हुए बताता है कि अब उनकी हाइबरनेशन की टेक्नोलॉजी असल में और भी काफी ज्यादा एडवांस हो गई थी और उन्हें पिछली बार की तरह उसमें सोते हुए बीते हुए सालों के बारे में कुछ भी पता नहीं रहेगा। क्या तब जेसन ने सबको जल्दी से जल्दी तैयारी करने के लिए तो बोल दिया था, लेकिन सीजे जब लैब में जाने के बाद वहां पर मौजूद एनर्जी सोर्स को देखता है तो उसके तो पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि असल में वो उतनी एनर्जी की मदद से सिर्फ 571 पॉड्स को ही एनर्जी दे सकता था और टाउन की पॉपुलेशन असल में 1000 लोगों से भी ज्यादा की थी। अब इस बारे में जानने के बाद जेसन भी थोड़ा सा परेशान होता है, मगर तब वो कुछ सोचते हुए जल्दी से थियो के पास जाता है और उससे गांव में मौजूद सभी लोगों का जल्दी से जल्दी डेटा बनाने को बोलता है, जिसमें थियो को रैंकिंग भी देनी थी कि कौन सा इंसान बाकी इंसानों से बेहतर है। तब शुरुआत में तो थियो को इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आता, मगर बाद में जब उसको पता चलता है कि असल में जेसन बस गांव में मौजूद फर्स्ट जनरेशन के स्टूडेंट्स, गांव में थियो के जैसे मौजूद स्पेशल स्किल्ड वाले लोग और साथ ही बाकी लोगों के मुकाबले उनसे बेहतर लोगों को चुनने का डिसाइड कर रहा है, तो उसको सच में इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पर उन दोनों की बहसबाजी के बीच में अचानक से वहां पर कैरी आ गई थी, जिसको देखकर जेसन थियो को शांत रहने का इशारा करते हुए जल्दी से रिपोर्ट्स बनाने को बोलता है और वहां पर से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद थियो ने कैरी के सामने जेसन के पूरे प्लान को रख दिया था, जो जानने के बाद कैरी तो गांव में मौजूद बाकी सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और कहीं ना कहीं अब उसे ये बात भी समझ आ जाती है कि अगर टाउन में मौजूद लोगों की रेटिंग के हिसाब से चला जाएगा तो उसका नंबर भी हाइबरनेशन में जाने के लिए आएगा ही नहीं। पर कहीं ना कहीं थियो अब उसको ये बात समझा देता है कि जेसन असल में उसको नहीं बल्कि सिर्फ डॉक्टर जेंकिंस को ही प्यार करा करता था। वहीं दूसरी तरफ जेसन अभी के लिए अपने घर में आकर सभी लोगों की फाइल्स को देख रहा होता है, जिस दौरान उसके हाथ में डॉक्टर जेंकिंस की एक बहुत ही सीक्रेट फाइल भी लगती है। लेकिन उसके अंदर लिखी इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद तो जेसन की चेहरे की पूरी तरह से हवाइयां ही उड़ गई थी। तब वो जल्दी से उस फाइल को सीधा सीधा डस्टबिन में फेंक देता है, क्योंकि असल में उस फाइल के अंदर उसके असली पेरेंट्स के बारे में लिखा हुआ था और उसको बच्चे के रूप में ही 2000 साल पहले ही कायरो स्लीप में डाल दिया गया था। अब इसके साथ ही कहानी वहां पर से पास में जाती है, जिस समय पर डॉक्टर जेंकिंस अपने मास्टर प्लान को एक्टिवेट करने से कुछ समय पहले एक ऐसे बच्चे को ढूंढ रहे थे ताकि आगे चलकर उसी बच्चे को वे वुडबाइन का लीडर बनाया जा सके। इसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा एलिट फैमिलीज के पास जा रहा था, क्योंकि टेंशन ना लेने की वजह से एलिट फैमिलीज का दिमाग सच में बहुत ज्यादा तेज होता था और उनके बच्चों को आगे चलकर वे वुडबाइन का लीडर बहुत आराम से बनाया जा सकता था। तब उस दौरान उसको एक बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट लड़की मिल भी गई थी, मगर जस्ट उसके प्लान के एक्टिवेट होने से 10 दिन पहले ही अचानक से उस लड़की के मरने की खबर आ जाती है, जिसके बारे में जानने के बाद तो डॉक्टर जेंकिंस के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मगर अभी के लिए वो टाइम वेस्ट नहीं करता और सीधा एक हॉस्पिटल में जाने के बाद वहां पर मौजूद सभी बच्चों का चेकअप करवाना चालू कर देता है और तब जाकर उसे तुरंत में ही हुए एक लड़के के बारे में पता चलता है, जो कि वैसे तो एक बहुत ही ज्यादा नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था, मगर उसका दिमाग बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत ज्यादा तेज था। अब वो बच्चा असल में कोई और नहीं बल्कि जेसन ही होता है, मगर उसकी माँ असल में कोई और नहीं बल्कि खुद कैरी थी। इसका मतलब कि कुल मिलाकर जेसन अभी के टाइम पर मादर भगत बन चुका था, क्योंकि उस समय पर डॉक्टर जेंकिंस ने कैरी की ब्यूटी को देखते हुए उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लिया था, जिसके बाद से उसको भी कायरो स्लीप में भेज दिया जाता है। मगर जेसन के बड़ा होने के बाद जब वो लोगों को जगाने के लिए जैसे ही कैरी की फोटो को देखता है, वैसे ही वो उसके प्यार में पागल होते हुए तुरंत ही उसको कायरो स्लीप से जगवा देता है, जो कि डॉक्टर जेंकिंस ने इस मादर भगत के सिक्योरिटी रीजन की वजह से इसकी माँ की असली इन्फॉर्मेशन के बारे में सबसे छुपा कर रखा हुआ था। अब प्रेजेंट टाइम में ये सारी सच्चाई जानने के बाद तो जेसन के पूरी तरह से होश ही उड़ गए थे और कहीं ना कहीं अब उसे ये फिक्र भी हो रही थी कि अब 4 लोग उसको रणवीर अलाहाबादिया का फॉलोवर बोलेंगे,
क्या तभी वहाँ पर अचानक से कैरी आकर उससे थियो की सारी चीजों के बारे में बात करने लगती है, जिसके बारे में सुनने के बाद वैसे तो जेसन अभी के लिए उसे शांत करवाने की कोशिश करने लग गया था, मगर कैरी तो अभी इस बात के ऊपर बहसबाजी करने लग गई थी कि अगर जेसन अपने साथ किसी भी तरह के वीक बंदे को लेकर नहीं जाना चाहता तो वो सीधा सीधा कैरी को अभी शूट करके खत्म कर दे। अब उसी दौरान जेसन से गन छीनने की कोशिश करते हुए धोखे से कैरी से गन चल जाती है, जिससे जेसन के गोली लगने की वजह से उसकी तो फट के 4 से 64 हो चुकी थी और अब तो समाज के 4 लोगों के बारे में सोच सोच कर उसकी इतनी ज्यादा फट चुकी थी कि थियो भी अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उसकी सिल नहीं पाता और फाइनली जेसन परलोक सिधार जाता है। फिर अब इसके बाद रात के समय में बहुत सारे लोग बेस के बाहर आ गए थे ताकि वो अपनी फैमिली के साथ जल्दी से जल्दी हाइबरनेशन में जा सके, मगर जैसा कि जेसन की तरफ से वहां पर मौजूद गार्ड के पास कोई भी ऑर्डर नहीं आया होता, इसीलिए वो जबरदस्ती उन सभी लोगों को बाहर रोक कर रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे तैसे और भी काफी सारे म्यूटेंट ने आकर म्यूटेंट के लीडर के ऊपर इलाज करना चालू कर दिया था और फाइनली अब म्यूटेंट के लीडर को होश आ जाता है, जिसके बाद वो जैसे तैसे लोटपोट करते हुए अपने बाकी सारे साथियों को देखती है और सुबह होते ही वो सभी लोगों के सामने चिंगाड़ती हुई सबको ऑर्डर दे देती है कि वेवुड पाइन के ऊपर एक ऐसा खतरनाक अटैक करना है जिससे आगे चलकर इंसानों की आने वाली 7 पुश्तों की डोई में दर्द हो। तब सारे म्यूटेंट इस बारे में सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अपने एक बहुत ही बड़े कबीले के पास जाकर उन्हें भी इस बारे में खुशखबरी देते हैं, जिसके बाद वो पूरा का पूरा बड़ा सा कबीला भी इस लड़ाई में शामिल होने के लिए मान गया था। वहीं दूसरी तरफ अब गाँव वालों के सामने आकर थियो जेसन की मौत के बारे में सबको बता देता है, जिसके बारे में जानने के बाद गांव वाले पूरी तरह से सन्न रह गए थे, मगर अब थियो के हिसाब से उन्हें जेसन को श्रद्धांजलि देने के लिए थियो के प्लान के हिसाब से ही आगे बढ़ना चाहिए था। खैर अब इसके बाद अंदर जाने पर थियो के सामने अचानक से उसका असिस्टेंट आता है, जिसकी बातों से कहीं ना कहीं ये बात पूरी तरह से क्लियर हो रही थी कि थियो ने जेसन को बचाने के लिए अपना 100% नहीं दिया था और उसने जानबूझकर गाँव वालों को फ्री करवाने के लिए जेसन को मौत के मुंह में धकेला था। अब वैसे तो ये पूरी तरह से सच्चाई होती है, मगर थियो इस बात को असिस्टेंट के सामने मानने से पूरी तरह से इनकार कर देता है, जिसके बाद थियो से बात करते हुए वो असिस्टेंट उसको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बताता है कि जेसन की बॉडी के अंदर असल में एक बहुत ही रेयर ब्लड टाइप था और पूरे गांव में वैसा ही सेम ब्लड टाइप बिल्कुल सेम एंटीबॉडीज के साथ कैरी के शरीर में मौजूद है। अब ये बात सुनने के बाद तो थियो को भी ये चीज समझ आ गई थी कि जेसन असल में मादर भगत बन गया था और जल्दी ही वो इस बारे में पूरी तरह से रिपोर्ट्स को निकलवाने के बाद कैरी को भी इस बारे में बता देता है। तब सारी सच्चाई जानने के बाद तो कैरी भी पूरी तरह से टूट चुकी थी और कहीं ना कहीं अब उसे जेसन की मौत की वजह से बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। खैर अभी के लिए थियो के वहां पर से जाते समय अचानक से नर्स उसके पास आकर उसे वॉलंटियर करने को बोलती है, क्योंकि उसके हिसाब से बाकी लोगों के मुकाबले उसके पास काफी अच्छी स्किल थी और वो बस किसी भी हालत में अपनी जान को बचाना चाहती थी। तब थियो उसको जैसे तैसे संभालता है और कहीं ना कहीं जैसा कि उसको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि गांव के आधे लोगों को म्यूटेंट के पास ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, इसीलिए वो टाउन के टेम्पररी कमांडर यानी कि सीजे के पास जाकर उससे इस बारे में बातें करता है, जहां पर सीजे के हिसाब से अगर थियो के पास पूरे गांव वालों को बचाने के लिए कोई बेटर प्लान होता तो वो पक्का उसके प्लान के हिसाब से चल लेता, पर थियो के पास जैसा कि अभी आधे लोगों को बचाने के अलावा कोई और प्लान मौजूद नहीं था, इसीलिए अब वो इसी प्लान पर एग्री कर जाता है। और क्योंकि अब वो सारे के सारे म्यूटेंट किसी भी वक्त वेवुड पाइन के ऊपर अटैक कर सकते थे, इसीलिए जल्दी से वेवुड पाइन में मौजूद सोल्जर जेसन के द्वारा बनाई गई लिस्ट के हिसाब से सभी लोगों को सिलेक्ट करके अपने साथ कायरो स्लीप की तरफ लेकर जाने लगते हैं, और ताकि गांव वालों को ये चीज पता ना चले कि किस इंसान को चुना नहीं गया है, इसीलिए सोल्जर ऐसे काफी सारे लोगों को रोकते हुए यही बोल रहे थे कि आप लोगों का कायरो स्लीप में जाने का नंबर थोड़ी देर बाद आएगा। मगर ऐसे काफी सारे स्टूडेंट और साथ ही छोटे छोटे बच्चों को भी उन सोल्जर ने छोड़ दिया होता है, क्योंकि उनकी फैमिली ने पहले के टाइम पर जेसन के खिलाफ काफी सारी हरकतें करने की कोशिश करी थी और साथ ही जेसन की लिस्ट के हिसाब से सिर्फ रेबेका को ही कायरो स्लीप चैम्बर में एंट्री दी जाती है और जेंडार को भी सोल्जर थोड़ी देर वेट करने का बहाना देकर पीछे ही रोक लेते हैं। फिर अब जैसा कि रेबेका और साथ ही जेंडार को उन सोल्जर की इस चाल के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था, इसीलिए जेंडार तो चुपचाप पीछे की तरफ रुक जाता है और रेबेका को बाकी सोल्जर के साथ बेस की तरफ जाने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ सीजे भी अभी के लिए थियो के पास जाकर उसे जल्दी से कायरो स्लीप चैम्बर की तरफ जाने के लिए बोलने लग गया था, मगर थियो के हिसाब से उसने ह्यूमैनिटी को बचाने और साथ ही म्यूटेंट को खत्म करने के लिए एक बहुत ही बड़े प्लान के बारे में सोच रखा था। असल में उस लैब के अंदर जैसा कि काफी सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि अलग अलग वायरस से मिलकर बने थे, तो थियो का प्लान यही था कि वो अपने अंदर 3 बहुत ही खतरनाक वायरस को इंजेक्ट करके किसी तरह से उन म्यूटेंट के सामने चला जाएगा, जिसके बाद जैसे ही एक भी म्यूटेंट अगर उसकी बॉडी को खा लेता है तो उस एक इन्फेक्टेड म्यूटेंट की वजह से भी बाकी सारे म्यूटेंट के अंदर भी वो वायरस फैल जाएगा
और आज से आगे आने वाले 500 या 600 साल बाद जब भी ह्यूमंस वापस से जगेंगे तब तक म्यूटेंट्स दुनिया से पूरी तरह से खत्म हो चुके होंगे। तब शुरुआत में तो सीजे उसको ऐसा करने से मना करता है, मगर थियो ने अपना पूरी तरह से मन बना लिया था और अब वो किसी भी हालत में जिंदा नहीं रहना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ गांव में बचे हुए लोगों को ये बात तो समझ आ गई थी कि असल में टाउन के आर्मी वाले उन लोगों को कायरो स्लीप में लेकर नहीं जाएंगे, इसीलिए वो सारे के सारे बहुत ज्यादा गुस्से में आते हुए पैनिक करने लग जाते हैं। उनमें से आधे से ज्यादा बंदे बूढ़े थे और आधे से ज्यादा बंदे ऐसे भी थे जिन्होंने पहले के टाइम पर जेसन या फिर डॉक्टर जेंकिंस के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करी थी। इसी बात की वजह से जेंडार को भी टाउन में ही छोड़ दिया गया होता है और अभी के लिए वो सारे के सारे बंदे इतना ज्यादा गुस्से में आ गए थे कि वो गांव में मौजूद सभी रिसोर्सेज के ऊपर अटैक करते हुए ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को जमा करने की कोशिश कर रहे थे ताकि आगे चलकर अपनी जान को बचाया जा सके। उस समय पर वो सीधा लैब के ऊपर जाकर भी बहुत बुरी तरह से अटैक कर देते हैं, जिस दौरान उन लोगों ने 2 सोल्जर को भी जान से मार दिया था। और फाइनली ये चीज देखने के बाद सीजे उन सभी लोगों को गन से डराते हुए वहां पर से भगा देता है। पर टाउन के अंदर वो सारे के सारे लोग छोटे छोटे ग्रुप बनाकर एक दूसरे से ही रिसोर्सेज के लिए लड़ाई करने लग गए थे और उसी लड़ाई के बीच में जेंडार भी फंस जाता है, जो कि पास के एक बार में जाकर ड्रिंक करने लग गया था। मगर तभी अचानक से वहां पर हाई स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा भी आ गया था, जिसकी बहन को तो सोल्जर अपने साथ लेकर चले गए थे, मगर वो लोग उसको बेकार समझकर वहीं पर छोड़ गए थे। तब जेंडार और वो बच्चा एक दूसरे से बातें करते हुए अपने दिल के हाल को एक दूसरे के सामने रख देते हैं। मगर तभी अचानक से वहां पर थियो की गाड़ी आ जाती है, जो कि उन दोनों को जल्दी से जल्दी उसकी गाड़ी में बैठने के लिए बोलने लग गया था। अभी जैसा कि लैब के पास मौजूद 2 सोल्जर मारे जा चुके थे, इसीलिए थियो उनकी जगह पर जेंडार और साथ ही उस लड़के को भेजने वाला था। मगर उतने में ही हाथ में पेट्रोल वाले बॉम्ब लेकर कुछ गांव वाले वहां पर पहुंच जाते हैं, जो कि उनकी गाड़ी के ऊपर अटैक करने वाले थे। पर तब जेंडार ने तुरंत ही उतरकर उस बॉम्ब के ऊपर शूट कर दिया था, जिससे उन लोगों के ऊपर ही आग लग जाती है और बाद में थियो जल्दी से जेंडार और साथ ही उस लड़के को लेकर सीधा लैब में पहुंच जाता है। अब अभी के लिए थियो के मन में कोई भी गिल्ट नहीं थी, क्योंकि असल में वो अपनी बीवी रेबेका से बहुत ज्यादा प्यार करता था। मगर जैसा कि रेबेका अब जेंडार से प्यार करने लग गई थी, तो इसीलिए थियो को उसके प्यार को उसके साथ देखकर बहुत ज्यादा खुशी मिल रही थी। अब इसके बाद वो किसी दिल चले आशिक की तरह तुरंत ही लैब में जाकर अपने उस सिरिंज को ढूंढने लगता है, जिसमें उसने 3 तरह के बैक्टीरिया को मिलाया था और उसको अपने लगाने के बाद वो म्यूटेंट के पास जाने वाला था। मगर बहुत ज्यादा ढूंढने के बावजूद भी वो सिरिंज उसको नहीं मिलती और तभी अचानक से वहां पर कैरी आकर उसको बताती है कि अपने बेटे की मौत की वजह से वो पूरी तरह से टूट गई थी, इसीलिए अपनी बॉडी के अंदर उसने ही उस सिरिंज को इंसर्ट कर लिया था और थियो अब उसकी जगह पर जाकर अपनी जान को बचा सकता है, क्योंकि आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन को उसकी मेडिकल स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब ये बात जानने के बाद थियो सच में बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, मगर क्योंकि अब तीर कमान से छूट चुका था, इसीलिए थियो कैरी का दर्द थोड़ा सा कम करने के लिए उसको अपने पास मौजूद एक पेन किलर देता है और बाद में खुद भी तैयार होकर सीधा लैब की तरफ निकल पड़ता है। वहीं कैरी अभी के लिए उस पेन किलर को भी इंजेक्ट करके सीधा क्वारंटाइन वॉल के बाहर चली गई थी, जहां पर उसके सामने बहुत सारे ही म्यूटेंट्स आ गए थे और बाद में वो सारे के सारे म्यूटेंट उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ चले थे। वहीं थियो भी अभी दूसरी तरफ बाकी सारे लोगों को थोड़ी सी स्पीच देने के बाद सबके साथ कायरो स्लीप में चला जाता है, जिसके बाद सीजे ने ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए उस पूरे के पूरे टाउन की पावर को कट ऑफ कर दिया था और सिर्फ उन्हीं चीजों की पावर को चालू रखा था जिनकी जरूरत उसे कायरो स्लीप के टाइम पर पड़ने वाली थी। इसके बाद वो खुद भी अपने पॉड में जाकर इस उम्मीद में हाइबरनेशन में चला जाता है कि अगली बार जब उन लोगों की आंख खुलेगी तब तक अर्थ पर पूरी तरह से म्यूटेंट खत्म हो चुके होंगे और अर्थ का हाल अभी से भी बहुत ज्यादा बेहतर हो चुका होगा। पर इसके साथ ही कहानी वहां पर से काफी ज्यादा साल आगे आती है, जहां पर वेववुड पाइन को म्यूटेंट्स ने वापस से अपना घर बना लिया था और अभी के लिए भी वो पूरी तरह से वाइप आउट नहीं हुए थे। इवन अभी के लिए एक म्यूटेंट के हाथ में एक बच्चा भी होता है, जिसके तो अब बाल भी उगने लग गए थे और इसका मतलब वो म्यूटेंट उस वायरस की वजह से और ज्यादा इवॉल्व कर रहे थे। इसका मतलब कि आगे चलकर पक्का ये इंसान बनने वाले हैं और ये इंसान से भी बहुत ज्यादा समझदार होंगे, जो कि शायद दूसरे प्लेनेट पर पहुंचने के साथ साथ दूसरी गैलेक्सी पर भी पहुंच जाएंगे। बाकी आप लोगों को इस बारे में क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। और बाकी इस कहानी में आगे चलकर क्या होगा, ये इंसान बनेंगे या फिर इंसान वापस से जागने के बाद इन्हें फिर से जानवर बना देंगे, वो सारी चीजें हमें कभी भी जानने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि आगे चलकर इस सीरीज का कोई भी सीजन नहीं आया था। अब वैसे ये कहानी पूरी तरह से यहीं पर समाप्त होती है और आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और साथ ही वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। क्या तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।